नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ कि खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने जो कल बात की थी कि 10 से 15 सभ्यताएं हमने देख चुके हैं अब तक 5-6 लेक्चर में। आज क्या है कि केवल छोटा सा लेक्चर होगा, मात्र 10 मिनट का। और उसमें यही ध्यान रखना आपने कि सभ्यता थी कहाँ पे और सभ्यता का नाम क्या है और सभ्यता किस जिले में है, बस यही देखना है। और सम्मिलित क्रम में यहाँ से 1% हम फंसा देंगे दोस्तों। तो तैयार हो जाइए दोस्तों और लिखने निकालो अपनी कॉपी और पेन और नोट करते जाओ दोस्तों। जैसा कि डेडिकर सभ्यता अलवर में है। कौन सी सभ्यता? डेडिकर सभ्यता अलवर में। तो लिखो डेडिकर सभ्यता अलवर में। मैं आपको नोट करवाऊंगा केवल आपको लेक्चर के माध्यम से, वैसे व्याख्यान के माध्यम से। तो डेडिकर सभ्यता अलवर में है। कुराड़ा सभ्यता नागौर में है। क्योंकि छोटे बच्चे तो आप हो नहीं, तो आपको मैं एक एक लिखाऊंगा बोर्ड पे, ऐसा नहीं चलेगा। कुराड़ा सभ्यता नागौर में है दोस्तों। जूनाखेड़ा जो है वो पाली में है। केवल सभ्यता का नाम देखना है, सभ्यता है कहाँ अपना यही देखना है। तो आप नोट करते जाओ, 20-30 सभ्यताएं छोटी मोटी वो नोट कर लो। क्यों मैंने जब अध्ययन किया तो ये देखा कि ये सभ्यताएं भी लिखानी चाहिए दोस्तों को, तो आप नोट कर सकते हो। तो जूनाखेड़ा पाली में है। 3 सभ्यताएं अपनी जो है वो बीकानेर की हैं, जैसे कि डाडा धोरा जूनाखेड़ा। एक तो डाडा धोरा, पुंगल साबणिया। डाडा धोरा, डाडा धोरा और पुंगल साबणिया, ये 3 सभ्यताएं बीकानेर में विकसित हुई। तो लिख लो, नोट करो। जो प्रश्न पूछा जाएगा ना, वो सम्मिलित में ऐसा पूछा जाएगा कि डाडा धोरा, पुंगल साबणिया, और एक पूछ लेगा आपको डडीगर सभ्यता, इनमें से कौन सी सभ्यता बीकानेर में नहीं थी। तब समस्या यहाँ पे क्या कि हमारी समस्या आ सकती है दोस्तों। तब मैं नोट करवा रहा हूँ आपको। केवल आपको स्थल देखना है और सभ्यता का नाम देखना है। आगे लिखो, इंद्रगढ़ सभ्यता कोटा की है और नैनवा सभ्यता टोंक की है। लिखते जाओ फटाफट। इंद्रगढ़ सभ्यता कोटा की है, नैनवा सभ्यता टोंक की है। इंद्रगढ़ कहाँ की है? तो इंद्रगढ़ सभ्यता कोटा की है, नैनवा सभ्यता टोंक की है। दो बार रिविजन हो रहा आपका। एलाना सभ्यता जालौर की है। एलाना, छोटे बच्चों की तरह दिखा रहा हूँ आपको। एलाना सभ्यता जालौर की है। तो हो गया क्लियर। आगे लिखो, कोल माहौली सभ्यता, कै का की को को। तो कोल माहौली सभ्यता सवाई माधोपुर की है। कोल माहौली सभ्यता कहाँ की है? सवाई माधोपुर में ये सभ्यता विकसित हुई। हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या कुछ हुआ या नहीं हुआ, सब कुछ को छोड़ो, केवल यही याद रखो कि कोल माहौली जो सभ्यता है वो सवाई माधोपुर की है दोस्तों। आगे लिखो, डीडवाना सभ्यता। आप सबको पता है कि डीडवाना झील जब आपने पढ़े तो ये मान के चलो कि ये सभ्यता पूछने वाला भी नहीं है। अगर पूछ भी सकता है तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं कि डीडवाना सभ्यता नागौर की है। कहाँ की है? नागौर की सभ्यता। आगे लिखो, कणस्व सभ्यता कोटा की है। कौन सी सभ्यता? कणस्व, कणस्व, कणस्व सभ्यता जो है वो कोटा की है। मुझे पता है कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जितने भी हैं अपने साथी, उनको सबको ये सभ्यता, उन सबकी ये सभ्यता पढ़ी हुई है। लेकिन जो छोटे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी जो हाल ही में जो सीनियर बेस से संबंधित हैं, अर्थात सीनियर करके वो निकले हैं, सीएटी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए थोड़ा आराम से लिखाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वो अभी कंपटीशन की दुनिया में आए नहीं हैं, अभी आए हैं वो। तो लिखो, कणस्व सभ्यता कोटा की है। नलियासर नंदलालपुरा, 4 सभ्यता जयपुर की है। नलियासर सभ्यता, नंदलालपुरा, नलियासर, नंदलाल सभ्यता, किराड़ौत चीथवाड़ी, नलियासर, नंदलालपुरा, किराड़ौत, किराड़ौत। तो किराड़ौत सभ्यता जो है वो भी जयपुर की है। नलियासर, किराड़ौत, चीथवाड़ी और नंदलालपुरा, ये सभ्यता जो है वो जयपुर की सभ्यता है, याद रखोगे आप। आगे लिखो, बूढ़ा पुष्कर सब जानते हो कि अजमेर की सभ्यता है। तो बूढ़ा पुष्कर का नाम आए तो अजमेर की सभ्यता है। आगे लिखो, मलादर, 3 सभ्यताएं भरतपुर की है। मलादर और नोह सभ्यता। नोह नाम सुना होगा आपने, भरतपुर में नोह, मला और दर सभ्यता ये भरतपुर की है दोस्तों। आगे लिखो, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ की सभ्यता है, मोस्ट सभ्यता है, याद रखोगे अच्छी तरह से। तो पिंड पांडलिया सभ्यता जो है ये कहाँ की है? पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ की सभ्यता है। आगे लिखो,
भानगढ़ का किला अलवर में है, तो भानगढ़ की सभ्यता कहाँ है? अलवर में, याद रखोगे, अच्छी सभ्यता। कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ की है। कोटड़ा यानी इधर से भी अड़ा और उधर से भी अड़ा, यानी कि झालावाड़। तो कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ की है। कहाँ की है? झालावाड़ की, याद रखोगे। आगे लिखो कर्णपुरा। कर्णपुरा सभ्यता कहाँ की है? तो कर्णपुरा सभ्यता लिखो आप, हनुमानगढ़ की सभ्यता है। कहाँ की है? हनुमानगढ़ की सभ्यता है। लाछुरा ओजियाना सभ्यता, दो सभ्यता ऐसी हैं जो भीलवाड़ा की है। लाछुरा ओजियाना ये दोनों भीलवाड़ा की सभ्यता है। आगे लिखो बरोरा, चकचौरासी, तरखान वाला डेरा, ये तीन सभ्यता हैं। एक तो बैरोरा, बैरोरा, चक चौरासी, तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा। तो बैरोरा, चक चौरासी, तरखान वाला डेरा, ये कहाँ की है? तो ये श्री गंगानगर की सभ्यताएं हैं। ये अपनी जो अभी जो मैंने हाल ही में बताई, ये 30 सभ्यताएं मैं आपको बता दिया। कितनी सभ्यता? 30 सभ्यताएं हैं। इससे पहले हमने 15 सभ्यताओं की तो विस्तृत अध्ययन किया है। 15 सभ्यताओं का विस्तृत अध्ययन किया है, जो हमने 4-5 लेक्चरों में, यानी 5-6 लेक्चरों में हमने उनको निपटाया है दोस्तों। ये सभ्यताएं तो इसलिए लिखानी आपको आवश्यक हो गई थी कि इन सभ्यताओं से जब मैंने अध्ययन किया तो पाया कि दोस्तों के यहाँ से तो प्रश्न उठ रहे हैं। डायरेक्ट उन्होंने पूछ रखा है कि चक चौरासी, तरखान वाला डेरा और बरोरा सभ्यता और पुंगल सभ्यता, इनमें से कौन सी सभ्यता जो है वो आपके गंगानगर में नहीं है? तो समस्या ही समस्या फिर दो। मैंने तो आपको 15 सभ्यता बताई है, कौन सी नहीं है? तो आप बताओ कि बरोरा, चक चौरासी, तरखान वाला डेरा और पुंगल सभ्यता, तो कौन सी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि पुंगल सभ्यता बीकानेर की है। एक सुमिलित करो में प्रश्न आ गया दोस्तों। अब आगे क्या है कि इस प्रकार से कई प्रश्न पूछे उन्होंने सुमिलित करो में। आर्य परितकात ये प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट में पूछा गया है, एसएसटी के जितने विद्यार्थी हैं सेकंड ग्रेड के उसमें पूछा गया है, और थर्ड ग्रेड में भी पूछा गया दोस्तों। तो इन सभ्यताओं को आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया जाए। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको, नहीं समझ में आया तो डड्डीकर सभ्यता अलवर की है, डड्डीकर अलवर की है दोस्तों। कुराड़ा नागौर की है। जूना खेड़ा पाली की है। तीन सभ्यता बीकानेर की है। डाडा दोहरा, साबणिया, पुंगल, ये तीनों ही बीकानेर की है दोस्तों। इंदरगढ़ कोटा की है। एलाना जालोर की है। इंदरगढ़ कोटा की है, एलाना जालोर की है, नैनवा टोंक की है। नैनवा कहाँ की है? टोंक की सभ्यता है। कोल माहुली सवाई माधोपुर की सभ्यता है, और डीडवाना नागौर की है। डीडवाना सभ्यता नागौर की है। कणसुआ कोटा की है। नलियासर, नंदलालपुरा और किराड़ौत, चीथवाड़ी, ये चार सभ्यता जयपुर की है। नलियासर, नंदलालपुरा, किराड़ौत और किराड़ौत सभ्यता मैं मार्कर नहीं लेके आया अभी। तो किराड़ौत, नलियासर, किराड़ौत, नंदलालपुरा, ये चार सभ्यता कहाँ की है? तो जयपुर की है। एक चीथवाड़ी सभ्यता का याद रखोगे नाम, चीथवाड़ी सभ्यता का नाम याद रखोगे, जयपुर की है। ये भी चारों सभ्यता होगी अपनी जयपुर की। बूढ़ा पुष्कर आपको पता है, दोहराने का मकसद ये कि है कि आपको कम से कम जहन में रहे, याद हो जाए दोस्तों। अगर आप बुक से भी पढ़ोगे यहाँ तो भी आराम से समझ में आ जाएगा। अब आपको बूढ़ा पुष्कर अजमेर की है। मला, दर और नोह है, ये तीनों नाम जहाँ भी आए, मलाह सभ्यता, दर सभ्यता, नोह सभ्यता और आपको साबणिया सभ्यता, इनमें से कौन सी सभ्यता भरतपुर में नहीं है? क्योंकि तीन सभ्यता भरतपुर की है और साबणिया बीकानेर की है। ये हो गया। तो ये सभ्यता कहाँ की है? भरतपुर की है। तो दर्रा, मल, नो, ये तीन सभ्यता भरतपुर की दोस्तों। आगे लिखो पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ की सभ्यता है। पिंड पांडलिया सभ्यता चित्तौड़गढ़ की है। भानगढ़ अलवर का, भानगढ़ का किला भी अलवर में है, याद रखोगे। तो भानगढ़ सभ्यता अलवर की है। कर्णपुरा हनुमानगढ़ की है। कोटड़ा झालावाड़ की है। कर्णपुरा हनुमानगढ़ की, कोटड़ा अड़ा, इधर से भी अड़ा उधर से भी अड़ा, झालावाड़, यानी ये ऐसा याद करने की ट्रिक है। तो कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ की है, भानगढ़ अलवर की है, और कर्णपुरा हनुमानगढ़ की है। लाछुरा एक तो लाछुरा सभ्यता और ओजियाना सभ्यता, ये दोनों सभ्यता भीलवाड़ा की हैं। कहाँ की है? लाछुरा और ओजियाना सभ्यता, दोनों सभ्यता भीलवाड़ा की है दोस्तों।
हो गया अपना। बरोरा सभ्यता, चक 84 और तरखान वाला डेरा। बरोरा, चक 84, तरखान वाला डेरा, ये तीनों सभ्यता गंगानगर की है। याद रखोगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीन सभ्यता जो 3 दिन के जोड़े मैंने बनाए हैं, डाडा दोहरा, साबणिया और पुंगल। डाडा दोहरा, साबणिया, पुंगल बीकानेर की है। दर 9 है, कौन सी? भरतपुर की 3 सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी है? दर 9 है और मल्ला सभ्यता, ये भरतपुर की 3 ये होगी। 4 सभ्यता जयपुर की, जैसे नलियासर, नंदलालपुरा, किरारोद, चीथवाड़ी, ये 4 सभ्यता जयपुर की सभ्यता होगी। फिर बरोरा, चक 84, तरखान वाला डेरा, ये गंगानगर की होगी। कितनी? 3 सभ्यताएं होगी। क्लियर। 2 सभ्यता भीलवाड़ा की है, लाछुरा और ओजियाना, हो गया क्लियर। फिर बीच बीच में एक एक और हैं, जैसे कोल माहौली सभ्यता सवाई माधोपुर की। पूछ ली कि कोल माहौली सभ्यता कहाँ की है, तो सवाई माधोपुर की है। ये अपनी प्रमुख सभ्यता राजस्थान की मेरे अकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है। 45 सभ्यताओं का मैंने आपको अध्ययन करवाया है। अच्छी तरह से पढ़ लो। अब की बार जब पढ़ाएंगे तो डिजिटल बोर्ड के साथ में आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। टेंशन लेने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है और अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा। अभी भी मैंने जब प्रयास किया तो पूरी तरह से आपको समझाने का और रटन विद्या के आधार पे आपको रटाने का प्रयास किया है। ठीक है। अब आपने इनमें से कितना अपने जहन में लिया है दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। आप एग्जाम में कितना कर करके आते हो। मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है। आप करके आते हो या नहीं आते हो, इन सभ्यता में 99% जो है, 1-2% जो आएगा, इन 4-5 लेक्चर में फंसा देंगे। मैं मेरी तरफ से फंसा दूंगा, आप करके आते हो या नहीं आते हो दोस्तों। अब कुछ दो बातें जो है वो उनके ऊपर कर लेते हैं। किनके ऊपर? राजस्थान में आधारित राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि अग्निकुंड का सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित जो है भारतीय विद्वानों ने क्या कहा और विदेशी विद्वानों ने क्या कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई तो वो कैसे हुई। क्योंकि अगली जो लेक्चर जो आने वाले हैं, अब भी हाल ही में लास्ट के जो 15-20 लेक्चर अब जो होंगे वो अपने राजवंशों पर आधारित होंगे। किनके ऊपर? कि राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति अर्थात राजवंश जो है वो चैप्टर हम लेकर के चलेंगे। तो थोड़ा सा प्रीव्यू में आपको दे देता हूँ दोस्तों ऐसे ही, कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में किन किन विद्वानों का ये मत रहा कि ये भारतीय विद्वान थे, किसने कहा कि ये विदेशी विद्वान थे। राजपूत जो है ये विदेशी थे, कुछ विद्वानों ने ये कहा कि ये भारतीय थे, कुछ ने कहा कि ये विदेशी थे अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग। जैसे कि अग्निकुंड का सिद्धांत है किसने दिया? तो अग्निकुंड का सिद्धांत जो है वो सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में ये कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उन्होंने मानी है। उन्होंने ये कहा कि गुरु वशिष्ठ नाम का कोई बूढ़ा था अर्थात ऋषि था, गुरु वशिष्ठ नाम का किसी ऋषि ने आबू पर्वत के ऊपर एक यज्ञ किया था, धुआं जलाया था और उस यज्ञ के माध्यम से गुरु वशिष्ठ को 4 जातियां पैदा हुई थी। कितनी जातियां प्राप्त हुई थी? गुरु वशिष्ठ को 4 जातियां प्राप्त हुई थी। उस जातियों का नाम पिछले 2013 वाली जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई थी शायद उसी में पूछा गया था कि उन जातियों का क्रम पूछा था कि गुरु वशिष्ठ को आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ के दौरान 4 जातियां प्राप्त हुई, उन जातियों का क्रम क्या है? तो मैं उन क्रम उनका ये कि याद रखना आपको कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चालुक्य को सोलंकी चौहान भी कहा जाता है दोस्तों। तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान राजवंश कितने हुए? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान वंश की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ को आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ के दौरान प्राप्त हुई थी, ये कह दिया। अब दोस्तों ये कौन? इसमें भी फिर क्या हो गया कि किसी ने तो समर्थन किया, किसी ने इनकी आलोचना की है। किसी ने तो समर्थन किया था, किसी ने इनकी आलोचना की है कि ऐसा नहीं हुआ था, गुरु वशिष्ठ ने कोई यज्ञ किया ही नहीं। और किसी ने कहा कि गुरु वशिष्ठ ने तो यज्ञ किया था, हम उनका समर्थन करते हैं, हम लोगों ने इनको देखा है और 4 जातियाँ प्राप्त हुई है। तो समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं दोस्तों, उन विद्वानों के नाम अगर मैं देखा जाए दोस्तों, तो उस विद्वानों के आप नाम नोट कर सकते हो। आप भी मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ उसमें साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हो कहीं से भी। आप अगर आप कुछ ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हो तो बात अलग है, आप सुन केवल वीडियो लेक्चर को सुन सकते हो, नोट्स भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं उनका नोट्स बना लो।
अब जो समर्थन करने वालों में है कि भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत में अग्निकुंड का सिद्धांत सूर्यमल मिश्रण ने दिया, इनके समर्थक विद्वान कौन कौन से थे? तो समर्थन करने वालों में नाम लिखो आप, सूर्यमल मिश्रण, नैन्सी और टोड। तो मिश्रण, नैन्सी और टोड, सिर्फ नाम लिखो कि अग्निकुंड के सिद्धांत के समर्थक लिखो। अग्निकुंड के सिद्धांत के समर्थक नैन्सी, टोड और मिश्रण। कौन है? नैन्सी, टोड और मिश्रण। फुल फॉर्म आपको पता है। नैन्सी का मतलब सूर्यमल मिश्रण। पुस्तक लिखी आपकी पृथ्वीराज रासो। कर्नल जेम्स टोड पुस्तक लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो नैन्सी, टोड और मिश्रण, मिश्रण सूर्यमल मिश्रण। तो नैन्सी, मोहनोद नैन्सी, मोहनोद नैन्सी, पृथ्वीराज रासो लिखा था ना मोहनोद नैन्सी ने, पृथ्वीराज रासो यानी मोहनोद नैन्सी। तो मोहनोद नैन्सी, मिश्रण और टोड ने यह समर्थन किया था कि हम लोग इसका समर्थन करते हैं दोस्तों कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत के ऊपर जब अपना धूणा जलाया, यज्ञ किया, तो उसको 4 जातियां प्राप्त हुई थी। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चाहमान। बार बार कह रहा हूँ कि इनका क्रम याद रखो कि सेकंड ग्रेड में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। आरपीसी ने बिल्कुल यही क्रम माना है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये क्रम है इनका। या अलग से आप हाशिए में लिख सकते हो इस बात को। तो इन लोगों ने इनका समर्थन किया है। किसने? नैन्सी, मिश्रण और टोड ने इनका समर्थन किया दोस्तों, ये याद रखो आप। अब इस सिद्धांत की आलोचना करने वाले भी तो लोग बहुत होते हैं ना। अरे किसी ने तो मान लिया, किसी ने हाँ कर दिया, तो ना करने वाले भी तो होते हैं ना। तो इन 3 लोगों ने हाँ की, तो 3-4 लोग जो हैं उसने ना भी किए हैं। उसमें देखो दोस्तों, GH ओझा, शर्मा, वैद और प्रसाद। ओझा, शर्मा, वेद और प्रसाद लिखो। इस मत का खंडन करने वाले या इस मत के आलोचक कौन कौन से हैं? तो शर्मा, वेद, शर्मा, वेद, प्रसाद, शर्मा, वेद, प्रसाद, ओझा। ओझा का मतलब यहाँ GH ओझा से है। GH के फुल फॉर्म अगर देखा जाए, नहीं पता है तो बता देता हूँ, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वेद, वेद यानी CB वेद हो गया, CB वेद। आगे लिखो। दशरथ शर्मा, शर्मा का मतलब दशरथ शर्मा से है यहाँ से। और प्रसाद का मतलब ईश्वरी प्रसाद। कौन? ईश्वरी प्रसाद। ये 4 आदमी हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था कि राजपूतों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ ने जब यज्ञ किया तभी हुई थी, ऐसा हम नहीं मानते, ये हुआ था। तो चंद्रवरदायी, नैन्सी और टोड ने राजपूतों की 36 शाखाएं बताई है। तो 3 आदमियों का अलग से नोट लगाओ और लिखो, नैन्सी, टोड और चंद्रवरदायी। मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिए, नैन्सी, टोड और चंद्रवरदायी। मोहनोद नैन्सी, चंद्रवरदायी और कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने कहा कि राजपूतों की यहाँ से हमें 36 शाखाएं प्राप्त हुई हैं। आगे लिखो। ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का सिद्धांत दोस्तों सबसे पहले आता। अब ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने माना? तो मोडियो, आपको ही वंश बढ़ाओ, यह बात याद रखियो। ब्राह्मण ब्राह्मण सगला भंडारा में, कोई नाराज मत हो देना भाई, ब्राह्मण हो तो, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर। तो ब्राह्मण ब्राह्मण भंडारा में, तो ब्राह्मण भाई जी एक तो कहे कि धर्म करें भी बहुत ही, तो धर्म को फायदा भी बहुत ले रहे हैं लोग। तो ब्राह्मण ब्राह्मण भंडारा में कहना को मतलब ब्राह्मण ही तो भंडारा कर रहे हैं, ब्राह्मण ही जीम रहे हैं। घर का वही होगा, बोलो घर 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 को ही प्रसाद बांटा, फिर के अपने को देते, ठीक है, वो कहते हैं ना उस प्रकार से। तो ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण भंडार में दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, शर्मा का नाम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और DR भंडारकर ने ये कहा कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से मानी है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने ये भी कहा है कि हमने बिजोलिया शिलालेख का अध्ययन किया है। किसका? हमने बिजोलिया शिलालेख का अध्ययन किया और एनालिसिस में मुझे ये पाया, अध्ययन किया तो हमें पाया कि इन राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। किससे हुई है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। हो गया नोट। आगे लिखो, सूर्यवंश से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो सूर्यवंश से उत्पत्ति का जो सिद्धांत किसने दिया ये लिखो। तो राजपूतों का सूर्यवंश से उत्पत्ति के सिद्धांत में 3 नाम लिखने हैं, वो तीनों को नोट कर लो आप एक बार। तो पहले तो लिखो GH ओझा। सूर्यवंश से उत्पत्ति का सिद्धांत GH ओझा ने दिया। एक एक लाइन में लिखना, एक एक लाइन को छोड़ करके, क्यों इनके आगे थोड़ी भी लिखेंगे इनकी। तो GH ओझा, सूर्यवंश से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया GH ओझा ने। आगे लिखो, नैनचंद्र सूरी,
GH ओझा, नैन चंद्र सूरी और बेदला अभिलेख। 3 लाइनों में हो गया। अब लिखो बेदला अभिलेख उदयपुर में है। नैन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा, तो नैन चंद्र सूरी के आगे लिख दो हमीर महाकाव्य। बेदला अभिलेख मैंने बताया वो लिख दो आगे उदयपुर। GH ओझा ने राजपूतानी का इतिहास लिखा। क्या लिखा? GH ओझा ने राजपूतानी का इतिहास लिखा। हो गया अपना काम। आगे लिखो चंद्रवंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत लिखो। तो अचलेश्वर महादेव का मंदिर आता है सिरोही में। चंद्रवंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमने अभी तक अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत देखा है, ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत देखा है दोस्तों, और हमने सूर्य वंश की उत्पत्ति का सिद्धांत देखा। 3 सिद्धांत हमने देखे हैं। अग्निकुंड का सिद्धांत देख लिया, ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का सिद्धांत देख लिया, सूर्य वंश से उत्पत्ति का सिद्धांत देख लिया। तो अब चंद्रवंश से, चंद्रमा और सूर्य अलग अलग है, तो चंद्रवंश से उत्पत्ति का सिद्धांत देखो। चंद्रवंश से उत्पत्ति का सिद्धांत यही है कि एक सिरोही में अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर है सिरोही में। वहाँ से हमें ये पता चलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? चंद्रवंश से हुई है, यानी कि चंद्रमा से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। ये जो नोट लगा के लिखो कि ये जो अचलेश्वर महादेव का मंदिर सिरोही में है, यहाँ पर भगवान शिव की, यानी कि महादेव शिव के जो कटा हुआ अंगूठा है उसकी पूजा की जाती है अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में। अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में महादेव शिव के कटे हुए अंगूठे की पूजा की जाती है दोस्तों। कटे हुए अंगूठे की पूजा महादेव शिव की कहाँ की जाती है? तो अचलेश्वर महादेव सिरोही का जो मंदिर जो है उसमें भगवान शिव के आधार महादेव शिव के कटे हुए अंगूठे की पूजा की जाती है। दूसरा प्रश्न नोट लगा कर ये लिखो कि राजस्थान में खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? तो वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। कहाँ पे? वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। डूंगरपुर की भी विशेष चर्चा होगी, वेणेश्वर धाम की। बहुत मस्त वाला प्रश्न आता है यहाँ से। तो वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में भगवान शिव की खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, राजस्थान के वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और भगवान शिव के खंडित अंगूठे की पूजा अगर पूछा जाए तो कहाँ पर जाना आपको? अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में जाना है दोस्तों। हो गया क्लियर? मेरे हिसाब से आपकी ये बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे लिखो इंद्रवंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत दोस्तों। इंद्रवंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत तो रायपाल का एक सेवाड़ी अभिलेख आता है पाली में। इंद्रवंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत जिसमें रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख है पाली का। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख पाली में इंद्रवंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत बताया है। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख आता पाली में, जहाँ से इंद्रवंश का सेवाड़ी अभिलेख जो है वो बताया गया है। तो लिख लो इंद्रवंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इंद्रवंशीय उत्पत्ति के सिद्धांत की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख पाली से हमें ये जानकारी मिलती है। रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है इंद्रवंशीय उत्पत्ति के सिद्धांत की, जो पाली में है। आगे लिखो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरे प्रश्न में लिख लो। बिल्कुल से 4-5 बातें और होने वाली है, ज़्यादा नहीं होगा, बड़ा लेक्चर, बिल्कुल 25 मिनट का लास्ट। तो आगे लिखो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। 3 विद्वानों के नाम लिखना है। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने, B.A. स्मिथ ने और अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कर्नल जेम्स टोड, B.A. स्मिथ, अलेक्जेंडर कनिंघम ने राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत विदेशियों से मानी है। कहाँ से मानी है? राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से मानी है। कर्नल जेम्स टोड, B.A. स्मिथ और अलेक्जेंडर कनिंघम ने राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो विदेशों से मानी है कि ये लोग विदेशों से आई हुई जाती थी। तो देखो कर्नल जेम्स टोड, सबसे पहले लिखो कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का पहला सिद्धांत दिया दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत दिया है। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत दिया है। एक बात तो याद रखोगे, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक आपको लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी बताई थी, अब भी बता रहा हूँ कि उनकी पुस्तक जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान,
किसकी पुस्तक है? टोडी की पुस्तक है, कर्नल जेम्स टोडी की पुस्तक है। सबसे पहली बार ये लिखो। इन्होंने राजपूतों की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया। किसने? टोड साहब ने राजपूतों की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन अच्छी तरह से कर मनन अच्छी तरह से कर करके फिर उसने पाया कि ये राजपूत शायद ही विदेशी होंगे। तो इन्होंने राजपूतों की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करके उनके आधार पर सीथेन जाति से उत्पन्न बताया। राजपूतों की जो उत्पत्ति यानी कि सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करके ये बताया कि ये सीथेन जाति से मिलते जुलते हैं, तो शायद ही ये क्या है? विदेशी हैं। आगे लिखो बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ में आपको ये लिखना है दोस्तों, इन्होंने राजपूतों की शक तथा हूणों से उत्पन्न बताया है। बी ए स्मिथ ने कहा कि राजपूत हैं वो शक तथा हूणों से उत्पन्न एक जाति थी। बी ए स्मिथ ने यह कहा कि राजपूत जो है शक तथा हूणों से उत्पन्न हुई हुई एक जाति है। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने ब्रोच गुज्जर, लास्ट में लिखो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, अलेक्जेंडर कनिंघम देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने भी विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत तो दिया है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन्होंने ब्रोच गुज्जर ताम्रलेख, इन्होंने ब्रोच गुज्जर ताम्रलेख के आधार पर राजपूतों का जो संबंध है वो यूची जाति से जो